हेलो एस्पिरेंट्स। एम सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं अभिषेक कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे डीपीएसपी का अगला पार्ट, यानी कि हमने अब तक देख लिया है आर्टिकल 39A तक। तो अब स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 40 से। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 40 बोलता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, यानी कि पंचायत का गठन, उसका निर्माण करना, उसको चलाना। तो देखिए, चलाने के लिए सबसे पहले जानना होगा कि बनाना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो पंचायत जो टर्म है, जो पंच टर्म है, ये आया कहाँ से? लोकल बॉडी से। ठीक है, लोकल गवर्नेंस से। तो लोकल गवर्नेंस की शुरुआत कहाँ से हुई है? लोकल गवर्नेंस की शुरुआत हुई है जब हमने 73वां और 74वां यानी 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, संविधान संशोधन किया, और उसके माध्यम से हमने एक नया लोकल अथॉरिटी बनाया जिसे हम बोलते हैं 3 टियर गवर्नमेंट। ठीक है, 3 टियर में। अब इसमें देखिए, एक चीज याद रखिएगा कि हमने पढ़ा था 3 तरह की लिस्ट को। ठीक है, शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट है। स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। तो जब भी हम स्टेट लिस्ट की बात करते हैं, देखिए कॉन्करेंट में क्या है, जो स्टेट में दिया है और यूनियन में दिया है, उनका मिक्सचर, कि दोनों ही बना सकते हैं। पर यहाँ पे विलेज की बात हो रही है, यानी एक और लेवल नीचे जाके हमने अपने जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया। तो अब यहाँ से कैसे लाया जाए, कहाँ से किया जाए? तो इसके लिए चेंज किया गया स्टेट लिस्ट में। ठीक है, स्टेट लिस्ट में जोड़ा गया। ठीक है, जिसके माध्यम से हमें पंचायत का गठन करने का मौका मिला। देखिए, स्टेट लिस्ट में जब जोड़ा गया तो क्या क्या चेंजेस किए गए होंगे। आपको पता है कि स्टेट में और यूनियन में जब भी चुनाव होते हैं तो कौन करवाता है? तो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। ठीक है, पर यहाँ पे कौन करवाएगा? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसी कारण क्या हुआ कि इसको इफेक्ट में लाने के लिए, ताकि स्टेट का भी एक अपना काम हो जाए, स्टेट के फाइनेंसेस को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और सबसे बड़ी बात है कि ग्रास रूट लेवल पे, मतलब एकदम निचले स्तर से हमारा विकास हो सके, इस पे ज्यादा जोर दिया गया कि निचले स्तर से विकास हो, यानी ग्रास रूट लेवल से। और ये आइडिया किसका था? तो इसलिए जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे या फिर लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ेंगे तो एम लक्ष्मीकांत में इस वाले यानी आर्टिकल 40 को कहाँ दिया हुआ है? आर्टिकल 40 को दिया है गांधीयन प्रिंसिपल में। क्योंकि गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट था, जब हम अपने उस फेज में थे जो गांधीयन एरा कहलाता है, तो गांधी जी ने हमेशा क्या कहा है कि निचले तबके के लोगों को भी भारत के मेन धारा में, मुख्य धारा में जोड़ना जरूरी है। जब तक मेन स्ट्रीम में नहीं जोड़िएगा आप लोअर स्ट्रेटा पे, तब तक देश को आप यूनाइट नहीं कर पाइएगा, इंटीग्रेट नहीं कर पाइएगा। तो जो हमारा प्रियम्बल या प्रस्तावना कहता है ना कि हम यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, और उसमें हम क्या करते हैं? इंटीग्रिटी और यूनिटी का कॉन्सेप्ट को लाते हैं। तो जो यूनिटी और इंटीग्रिटी का जो कॉन्सेप्ट है, उसको लाने के लिए, उसको और प्रगाढ़ बनाने के लिए और स्ट्रांग बनाने के लिए गांधीयन प्रिंसिपल का इस्तेमाल होता है। तो जहां पे ग्रास रूट लेवल से काम करने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। तो अब देखिए क्या था कि इसके थ्रू हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया। अब उसको और फैलाने के लिए, उसको अच्छे से चलाने के, सुचारू रूप से चलाने के लिए हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40 में रखा। ठीक है, इसे हम चाहते तो पहले रख सकते थे फंडामेंटल राइट में या किसी और कॉन्सेप्ट में, पर यहाँ पे हमने डीपीएसपी में क्यों रखा? क्योंकि इससे क्या होगा? इससे राइट्स मिलेंगे एकदम निचले तबके के लोगों को भी, यानी वो अपना जो परिपालन है, जिसे हम बोलते हैं स्वयं परिपालन, ठीक है, वो खुद कर सकते हैं, सेल्फ गवर्नेंस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आर्टिकल समझ आ गया होगा कि कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और ये क्यों गांधीयन प्रिंसिपल का एक पार्ट है। चलिए आगे देखते हैं। आर्टिकल 41 देखिए, ये क्या बोलता है? किसी सर्टेन केसेस में, ठीक है, सर्टेन केस मतलब कुछ चुनिंदा केस में ही होगा, 3 चीजें देता है। ठीक है, एक तो राइट टू वर्क। ठीक है, 3 चीजें देता है सर्टेन केसेस में, कुछ ही केसेस में, हमेशा नहीं देगा। ठीक है, क्या देगा? वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस का राइट।
अब पब्लिक असिस्टेंस का राइट का मतलब क्या है? एजुकेशन तो हम जानते ही है क्या होता है, कि सबको पढ़ाने का अधिकार, ठीक है। वर्क यानी काम करने का, इक्वल अपॉर्चुनिटी वाला कॉन्सेप्ट और बेहतर हो पाएगा, ठीक है। फंडामेंटल राइट में याद है आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात हुई थी। एजुकेशन आर्टिकल 21 ए राइट टू एजुकेशन आया गया था, तो उसमें एजुकेट करने की बात की गई है, ठीक है। पब्लिक असिस्टेंस का यानी है आपको क्या देना? सर्विसेज प्रोवाइड करना। लेकिन अभी सर्टेन केसेस क्या है इसको जानते हैं। तो ये कहता है सर्टेन केसेस कौन से कि कब पब्लिक असिस्टेंस मिलेगा। देखिए एजुकेशन और वर्क तो खैर सबको मिल सकता है अपॉर्चुनिटी के हिसाब से, पर पब्लिक असिस्टेंस कब मिलेगा, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको सहयोग कब मिलेगा? जब आप ओल्ड एज होंगे, ठीक है, वृद्ध जनों को। आपको पता है कि अटल पेंशन योजना जैसे बहुत सारे पेंशन योजना आते हैं, ठीक है, वृद्ध जनों के लिए। अनएम्प्लॉयड है तो मनरेगा है, ठीक। उसके अलावा सिकनेस है, तो आपको पता है कि आज के टाइम में सिकनेस के लिए सबसे बड़ा पब्लिक असिस्टेंस कौन सा है? तो नेशनल हेल्थ कार्ड, या फिर जिसे हम बोलते हैं आयुष्मान कार्ड, ठीक है। उसके अलावा डिसेबलमेंट, आपको पता है कि बहुत सारे विकलांग जनों के लिए सरकार कुछ ना कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड करती रहती है, ठीक है, दिव्यांग जन जिन्हें हम कहते हैं। तो ये 4 केसेस में आपको पब्लिक असिस्टेंस मिलेगा। आप अगर अच्छे खासे आप जॉब वाले हैं, ठीक है, आप कोई सिक नहीं है, ठीक, उसके अलावा आप अगर ओल्ड एज नहीं है या डिसेबल नहीं है, तो आपको सरकार उस केस में बाध्य नहीं है कि आपको पब्लिक असिस्टेंस देगी। लेकिन ये भी कब देगी, ये हमेशा नहीं दे सकती। ऐसा नहीं कि आप दूसरे देशों में जाके देखें कि भाई यहाँ इतना मिल रहा है पब्लिक असिस्टेंस। मान लेते हैं कि आपको बोल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट के केस में मनरेगा दे रहा है, तो मनरेगा क्या बोलता है कि 100 दिन का रोजगार देगा, ठीक है, उसका रोजगार भत्ता देगा, रोजगारी देगा, जो भी देगा, एम्प्लॉयमेंट देगा 100 डेज का, ठीक है। तो अब उस केस में आपको मान लेते हैं कि 100 रुपए, 10, 1,000 रुपए, जो भी लमसम अमाउंट जो भी डिसाइड करे गवर्नमेंट उतना देती है। तो वो अगर दे रही है तो वो एक लिमिट में दे पाएगी ना, तो वो लिमिट कैसे तय होगा? तो इसमें लिखा हुआ साफ साफ, अगर आप आर्टिकल पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि विद इन द लिमिट्स ऑफ, ठीक है, डेवलपमेंट और इकोनॉमिक एक लिमिट्स में ही रह के करेगी। मतलब अगर पैसे नहीं है तो कहां से दे पाएगी? तो जितने पैसे हैं उसी हिसाब से देगी। यानी जो बजट तय हो रहा है, जो बजट बन रहा है, उस बजट के हिसाब से ही आपको असिस्टेंस मिलेगा। इसका बेसिक मीनिंग यही है। तो ये था आर्टिकल 41। अब जानते हैं आर्टिकल 42। देखिए आर्टिकल 42 क्या कहता है कि जस्ट और ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, मतलब मातृत्व रिलीफ देता है। यानी आपको पता है कि वुमेन्स को जब भी मतलब बच्चा होने वाला होता है, तो सरकार के कई नियम है, कानून है, जिसके थ्रू मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम मिलता है, ठीक है, कि उनको इतने महीने की छुट्टी मिलेगी, इतने दिन की रिलीफ मिलेगा, उनको फिर बाकी चीजें मिलेंगी। तो वो कहाँ से आता है? वो यहीं से आता है। यानी कि आप ये क्यों दे रहे हैं? ये बेसिकली ये इसलिए दे रहे हैं ताकि वुमेन्स भी अपना पावर, अपना एम्पावरमेंट कर पाए, ताकि वो लोग भी हमारे मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ के इंडियन इकोनॉमी में हेल्प कर सके, ठीक है। इसके अलावा जस्ट और ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क का मतलब क्या है? सॉरी, जस्ट और ह्यूमन कंडीशन मतलब कि काम करते समय, ठीक है, जब भी काम कर रहे हैं तो वैसे कंडीशंस मिलना चाहिए, ताकि ये आर्टिकल आपको दिखाई देगा 23 और 24 वाला कंडीशन, खासकर 23, जहां पे अनह्यूमन कंडीशंस ना बनाया जाए, ठीक है, हेल्दी एनवायरनमेंट दिया जाए, ताकि उनको उनका ग्रोथ करने में आसानी हो, और कंडीशंस ऐसे हो जिसमें उनका हेल्थ डिटेरियोरेट ना करे, मतलब स्वास्थ्य पे कोई नुकसान ना पहुंचे। तो आर्टिकल 23 में क्या कहता था? बॉन्डेड लेबर, बेगार, ये सब चीजों से मुक्ति मिल सके। तो वो कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे जुड़ता है। तो आपको ऐसे रिलेट करके पढ़ना होगा ताकि याद रहे कि हाँ भाई आर्टिकल 42 कहता है कि हमको 23 को भी जोड़ते हुए चलना है। तो ये राइट उस राइट को और हेल्प करता है, ठीक है, और उसको एनफोर्स करता है, एम्पावर करता है, ठीक है। तो ये था आर्टिकल 42। बेसिकली इतना ही है इसमें। मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम वगैरह जो है मैं अलग से कभी एक छोटे लेक्चर्स के थ्रू बता दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए लिविंग वेज मतलब क्या, ठीक है। इससे पहले हमने देखा था आर्टिकल 23 में कि मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट लाना जरूरी है, ठीक है। यानी उससे क्या होगा? बॉन्डेड लेबर, बेगार, ये सब चीजें बचेंगी। तो मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट था MW, मिनिमम वेज। इसका मतलब ये कि इतना तो चाहिए जितना जीवन के लिए आवश्यक है, जीने के लिए आवश्यक है।
ठीक है, रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक नीड्स होता है वो फुलफिल हो सके। ठीक है, ये नहीं बोला जा रहा है कि आपको अच्छा खासा चीजें मिले, ठीक है, लग्जरी लाइफ मिले। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मिनिमम मिले, कि इतना तो मिलना जरूरी है। इसीलिए बना था मिनिमम वेज एक्ट, सॉरी, मिनिमम वेज एक्ट। ठीक है, इसके बाद आता है लिविंग वेज। ठीक है, यहाँ LW, अब इसके बीच में आता है एक FW, फेयर वेज। देखिए, मिनिमम वेज यानी सबसे लोएस्ट, कि इतना तो चाहिए ही ताकि जीवन जी सके। दूसरा आता है फेयर वेज, ये जो है लिविंग वेज और मिनिमम वेज के बीच का हिस्सा है, जिससे आपका जीवन अच्छे ढंग से रह सके। मतलब ऐसा नहीं कि आपको एकदम मिनिमम मिल रहा है कि हाँ भाई एक रोटी मिल रहा है जिससे कैलोरीज पूरी हो रही है, ठीक है, दाल मिल जा रहा है कैलोरीज पूरी हो जा रही है, ये सब नहीं। यहाँ पे मिलेगा वो चीजें जो आपके जीवन के हिसाब से आपके लिए सही है। एग्जाम्पल, अब लिविंग वेज का जो कॉन्सेप्ट है बहुत वास्ट है। मतलब किसी के लिए लिविंग वेज जो है वो BMW कार है, किसी के लिए लिविंग वेज में किसी के लिए ऑल्टो भी बहुत है, ठीक है, किसी के लिए बाइक भी बहुत है। तो हर इंसान का अपने हिसाब से लिविंग वेज अलग होता है। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आया था फेयर वेज का, कि जिसके जितनी इनकम और जिसका जितना मतलब अपॉर्चुनिटी मिला है उस हिसाब से उसको उसका वेज मिलना चाहिए, ताकि वो एक अच्छा रूप से लेजियर लाइफ जी सके। बेसिकली गवर्नमेंट का मेन मकसद है कि भाई सिर्फ जिए ना इंसान, डिग्निटी और प्रोस्पेरिटी के साथ जिए, मतलब अच्छी तरीके से जिए। तो अच्छी तरीके से कब जिएगा, जब उसको थोड़ा एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, यानी कि अगर आपकी थाली में रोटी सब्जी सब है, रोटी सब्जी दाल है, लेकिन अगर एक मिठाई मिलती है तो बहुत ज्यादा आपको नहीं मिला, लेकिन एक मिठाई मिलने से क्या हुआ, आपकी चीजें थोड़ी सी और आसान हो गई। तो वही चीज यहाँ पे कि लिविंग वेज वैसे वेज होते हैं, वैसा इनकम होता है जिसके माध्यम से आप अपना जीवन को और अच्छे ढंग से जी सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा, ठीक है, प्राइवेट स्कूल में पढ़े या किसी बड़े स्कूल में पढ़े, तो उसके लिए लिविंग वेज वाला कॉन्सेप्ट आएगा। लेकिन अगर आपका बच्चा अगर सिर्फ नॉर्मली, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी और इनकम कम है, तो अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं उसको अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन हमारे पास उतनी हैसियत नहीं है कि वो बड़े स्कूलों में डाल सके, तो उसके लिए गवर्नमेंट स्कूल्स में डालते हैं, अच्छे गवर्नमेंट स्कूल्स में डालते हैं, ताकि वो उस कॉन्सेप्ट के बराबरी रह सके जो कि लग्जरियस लाइफ जीने वाले बच्चे को मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा कि लग्जरी लाइफ के लिए LW वाला कॉन्सेप्ट आता है, और ये बोलता है LW यानी कि आपको लिविंग वेज जो है ना, ऐसा वेज जिसके माध्यम से आप मिनिमम वेज से ऊपर और अच्छा जीवन जी सके, लेजियर जी सके, यानी कि आपको अच्छा चीजें मिल सके। ठीक है, छुट्टी मिले, ठीक, बीच में हॉलीडेज वगैरह जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से आया है, कि देखते हैं ना कि गवर्नमेंट हॉलीडेज देती है, क्यों देती है, इसीलिए देती है। बोनस देते हैं, क्यों देते हैं, ताकि आप थोड़ा और एक्स्ट्रा चीजें ले सके अपने लाइफ के लिए। तो वो सारी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम लिविंग वेज। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। देखिएगा उसमें कोऑपरेटिव्स वगैरह लिखा हुआ है सेकंड पार्ट में, जो ये गांधीयन कॉन्सेप्ट है। गांधीयन कॉन्सेप्ट बोलता है कि देखिए अब क्या होता है कि अगर आप शहर में आते हैं, पहले गांव में रहते थे, अच्छा जीवन जी रहे थे, कम पैसे में भी आपका सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो आपके लिए वो लिविंग वेज जैसा था। पर अब आप शहर में आए, जॉब की तलाश में आए, जॉब कर रहे हैं, पर उतने ही पैसे में आपका जीवन उतना अच्छा नहीं चल पा रहा है। ठीक है, तो वो लिविंग वेज आपका यहाँ पे खत्म हो गया। आप इस एटमॉस्फेयर, इस सराउंडिंग से अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, वहां जीने में आपको थोड़ा असुविधा हो रहा है। तो वो सब के केस के लिए बोला गया कि भैया एक काम करते हैं कि गांव में ही कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, और वैसे लोग जो अपॉर्चुनिटी की तलाश में बाहर जाते हैं, वो अपने गांव या अपने तहसील में रह के या अपने आसपास रह के ही काम कर सके और वेजेस का अपॉर्चुनिटी उनको मिल सके। तो ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें जोड़ा गया। ठीक है, इसीलिए मैं आपको सोशलिस्ट प्रिंसिपल जो M लक्ष्मीकांत में 3 हिस्सों में दिया हुआ है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल में, ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल में और लिबरल प्रिंसिपल में, वो वाले कॉन्सेप्ट की तरह नहीं पढ़ा के नॉर्मल तरीके से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एक ही जगह पे आपको दो कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। आर्टिकल 43A। 43A कहता है कि पार्टिसिपेशन कहाँ पे होना चाहिए, मैनेजमेंट, वर्कर्स का मैनेजमेंट में। यानी उससे क्या होगा ना कि ग्रास रूट लेवल से आइडियाज प्रॉस्पर होंगे, पहुंचेंगे ऊपर तक, और एक अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है एक इंडस्ट्री। इसीलिए देखते होंगे कि आज के टाइम में आपको सुनने को मिला होगा ट्रेड यूनियन बनता है, के लेबर यूनियन बनता है, ठीक है, जिसे हम मजदूर यूनियन कहते हैं।
तो ये सब क्यों बनता है? ताकि उनकी भी बातें सुनी जा सके ऊपर तक, उनके कॉन्सेप्ट्स को भी वहां पे इम्प्लीमेंट किया जा सके। जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको उसमें पढ़ने को मिलता है कि मैनेजमेंट में कैसे जो लेबर फोर्स है वो हेल्प कर सकता है उसको ग्रोथ करने में, किसी इंडस्ट्री को। ठीक है, उसके अलावा 43 भी बोलता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, और जैसे हमने देखा 43 में दिया था सेकंड पार्ट में कि कॉटेज इंडस्ट्री और कोऑपरेटिव सोसाइटी रूरल एरिया में बढ़ाने के लिए, ताकि लोगों को विस्थापन नहीं करना पड़े, माइग्रेशन नहीं करना पड़े जॉब्स के लिए। तो वैसे ही बोला गया कि भाई अब शहरों में भी तो कुछ गरीब तबके के लोग रहते हैं या कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास आइडियाज है, जिनके पास बहुत कुछ है, लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करेगी? सहकार देगी। सहकारी समिति इसका मतलब होता है ना, सहकार देना मतलब आपके कार्यों में सहायता करना। तो इसलिए क्या होगा, इन दोनों के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, उन सब वर्कफोर्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं जिनको इजीली अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। तो इससे क्या हुआ, आर्टिकल फंडामेंटल राइट आर्टिकल 16, ठीक है, याद हो तो, इक्वल अपॉर्चुनिटी पहुंचाना सब तक, ये गवर्नमेंट का काम होता है, फंडामेंटल राइट है सबका। तो फंडामेंटल राइट्स को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट डीपीएसपी के माध्यम से ये सारी चीजें करती है। ठीक है, अब देखते हैं आज का हमारा लास्ट टॉपिक, आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अभी रिसेंटली उत्तरांचल या उत्तराखंड में इसे स्थापित कर दिया, स्टार्ट कर दिया गया। इससे पहले एक लौता राज्य था गोवा, जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू था। ठीक है, ये फैक्ट है, ये याद रख लीजिएगा। कहाँ कहाँ? उत्तराखंड और गोवा, ये दो ऐसे स्टेट है भारत में जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? समान नागरिक संहिता। तो नागरिक संहिता मतलब क्या? नागरिकों के लिए, देखिए हमारे देश में दो अलग अलग तरह के रूल्स चलते हैं। ठीक, क्रिमिनल प्रोसीजर्स के लिए, सिविल प्रोसीजर्स के लिए लॉज अलग है, जैसे सीआरपीसी, आईपीसी, जो कि अब बदल के बीएनएस, बीएनएसएस, बीएस यानी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य एक्ट बन गया है क्रिमिनल्स के लिए। उसके अलावा सिविल कोड है। तो वैसे ही अलग अलग रिलीजियस सेक्ट्स, कल्चरल बेनिफिट के लिए, लोगों की समृद्धि के लिए क्या किया गया है, अलग अलग लॉ बनाए गए। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, वैसे ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। तो ये सब क्या करते हैं, उनके अपने जो भी धार्मिक चीजें हैं उनको सुनिश्चित करते हैं कि सही से सुचारू रूप से लागू हो। पर उसमें दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि डिफ्रेंसिएशन हो जाता है, लोगों में बंटवारा होने लगता है। तो उससे बचने के लिए जो ये कॉन्सेप्ट था, जो हमारे उस समय के जो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, फाउंडिंग फादर्स ने, उनके आइडिया में ये था कि हम ये चीजें लाएंगे। पर आप सोच रहे होंगे फिर उन्होंने क्यों नहीं इसे बना दिया, लागू कर दिया? तो उसका कारण था, देखिए उस टाइम जब ये लिखा जा रहा था, उस समय आपको याद हो कि 1947 में बहुत ज्यादा ही इंडिया पाकिस्तान में राइट्स हुए थे, हिंदू मुस्लिम्स के दंगे हुए थे। तो क्यों दंगे और बढ़ाया जाए उसको रोकने के लिए, ताकि लोगों के बीच में थोड़ा सा और शांति आए। ठीक है, जो माहौल बिगड़ा हुआ था, माहौल अच्छे तरीके से संभाला रहे, इसलिए यूसीसी उस समय लागू नहीं किया गया। पर यूसीसी का कॉन्सेप्ट दे दिया गया कि बाद में चल के, आगे चल के जो भी लॉ मेकर्स होंगे वो इसको इम्प्लीमेंट करके इंडिया में एक यूनिफॉर्म कोड लाएंगे, ताकि लोगों के बीच में डिफ्रेंसिएशन कम आए और प्रियम्बल का जो यूनिटी और इंटीग्रिटी का कॉन्सेप्ट है वो बढ़ता जाए। अभी देखिए एक कॉन्सेप्ट ये भी बोलता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ना, वो जब तक लागू नहीं किया जाएगा तो फिलहाल हम एक ऐसे टाइम बॉम्ब पे बैठे हुए हैं जो कभी भी फूट सकता है। उसके कारण क्या होगा, बेसिक मतलब ये है कि अगर अलग अलग रिलीजियस लॉज बने रहेंगे, अलग अलग पर्सनल लॉज बने रहेंगे लोगों के लिए, तो उसमें क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन और बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे लोगों के बीच में खाई बढ़ती जाएगी। तो उसको रोकने के लिए ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का आइडिया आया था, कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड है कि एक ऐसा लॉ बनाया जाए जिसमें सिविल रूप से, सिविल जो भी चीजें होती हैं, ठीक है, क्रिमिनल तो अलग हो चुका है, सिविल चीजें यानी कि हमारा जितने भी पर्सनल लॉज हैं, जिनके थ्रू हम शादी करते हैं, जिनके थ्रू हम बच्चे अडॉप्ट करते हैं, जिसके थ्रू हम अपनी प्रॉपर्टीज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं आने वाले समय में। ठीक है, जैसे मतलब हिंदू लॉ में अगर अपने सक्सेशन में अपना जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनको हम अपना जो भी प्रॉपर्टीज है वो डिस्ट्रीब्यूट करते आगे देते जाते हैं, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। अलग अलग, जैसे पारसी लॉ है, मुस्लिम लॉ है, हिंदू लॉ है, सिख लॉ है, तो ये सब अलग अलग लॉ ना होके एक लॉ बने जो सब लोग एक समान माने, इसे ही बोला गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड।
ठीक है, ये था यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। अगले लेक्चर में बचे हुए जितने भी आर्टिकल्स हैं, यानी आर्टिकल 45 से लेके आर्टिकल 51 तक टीपीएसपी का, वो हम जानेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मैंने जो आज बताया 40 से लेके 44 तक वो सारे आर्टिकल समझ आए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप दिए गए नंबरों पे मुझसे सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो, 1 to 1 फेस टू फेस बात करके अपना डाउट क्लियर करना चाहते हो, तो दिए हुए एड्रेस पे आप सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक आके मुझसे मिल सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक करें दोस्तों के साथ, और जो भी यूपीएससी, पीएससी या अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो उनके साथ शेयर करें। ठीक, फिर बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि एनालिटिक्स में दिखाता है कि बहुत सारे लोग देखते तो जरूर है पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मेरी भी ग्रोथ हो सके। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।